टू ऑल ऑफ यू। ब्रेक टाइम ओवर हो गया, चल रहा अभी चल रहा है, कुछ लोग बाहर भी हैं। चलिए, जब तक सारे लोग आते हैं जुड़ते हैं तब तक हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्या आप लोगों का विचार है, क्या आप लोग सीखने आए हैं इस सेशन में? जी, प्रभावी रणनीति, ठीक है। इसके अलावा, प्रभावी रणनीति के अलावा सिलेबस या पाठ्यक्रम का विश्लेषण, इसके अलावा पाठ्यक्रम, प्रभावी रणनीति, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण भी सीखने आए होंगे, ठीक है। इसके अलावा संसाधन, स्रोत क्या होने चाहिए जिसको फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जी, अच्छा, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बहुत अच्छा। इसके अलावा कुछ और रह गया? हाँ,
ठीक है, इकोनॉमी को कैसे तैयार करें, ये बड़ी ही एक व्यापक टर्म है, इसमें सब आ गया। तैयार करने के लिए आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए, उनका विश्लेषण एनालिसिस आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। आपके पास अच्छे स्रोत संसाधन होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए और अच्छी रणनीति होनी चाहिए। इन सब पहलुओं पर जब आप काम करेंगे, साथ ही हम अभ्यास को नहीं छोड़ सकते, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ सकते, जब सबको साथ जोड़ देंगे वही होगी अर्थव्यवस्था की तैयारी की प्रभावी रणनीति। लेकिन क्या 45 मिनट में इतना कुछ हम सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं कितना हम सफल हो पाते हैं। आप लोगों का अभी तक इकोनॉमी को लेकर क्या अनुभव रहा है? किसी ने कुछ पढ़ा है, सेल्फ स्टडी की है, कहीं पर किसी ने कोई क्लास की है, किसी का शैक्षणिक या एकेडमिक्स के लेवल पर बैकग्राउंड रहा है? कुछ भी ऐसा है तो आप लोग साझा कर सकते हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी ने इकोनॉमी नहीं पढ़ा, मैं ये मान के चलूं? अच्छा, बैचलर्स अपने एकेडमिक्स में इन्होंने एक सेमेस्टर इकोनॉमी को पढ़ा है। जी, अच्छा ठीक है, आप इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट ही एकेडमिक्स में लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पढ़ा है? यस, किसने बोला? जी बताइए। अच्छा, इन जनरल थोड़ा बहुत जानकारी है। ओके, तो जितना आप थोड़ा बहुत जान पाए हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, क्या एक समझ बन पाई इकोनॉमी को लेकर? कैसा सब्जेक्ट लगा? सहज हैं आप इकोनॉमी में? सहज हैं भी और नहीं भी, ठीक है, 50-50 हो गया ये तो। इसके अलावा बाकी लोग? जितना मेरा स्टूडेंट इंटरेक्शन हुआ है और उसमें जो मेरा अनुभव कहता है वो ये है कि अधिकांश विद्यार्थी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़े से भ्रमित रहते हैं, डर या चिंता में रहते हैं। क्यों रहते हैं, कारण क्या है? क्योंकि एक दो लोगों ने बताया, इन्होंने कुछ सेमेस्टर पढ़ा है, वो एकेडमिक्स में इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा इकोनॉमी हम ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। आम चीजें, पॉलिटी हुआ, आईआर हुआ, अच्छा उस देश ने उस पर आक्रमण कर दिया, अच्छा ये हो गया, पॉलिटी में चुनाव हुए, है ना, इस पार्टी का ये एजेंडा है, इधर उधर चीजें कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं। इतिहास में बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये सब नाम तो सभी ने सुने ही होंगे अगर हम ज्यादा नहीं जानते हैं तो। लेकिन ऐसा कुछ सुनने या सुनाने में अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के संदर्भ में नहीं आता। ये प्रमुख कारण है जिसके चलते इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था हमें मुश्किल लगता है, जिसके चलते हम एक मानसिक छवि बना लेते हैं कि इस सब्जेक्ट या इस विषय को तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। और जब आप ये सोच लेते हैं मुश्किल है, फिर तो उस काम को कोई आसान कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना या ये समझना होगा कि आप इकोनॉमी में ही जी रहे हैं। आप चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, बट बिना देखे आपके आसपास हर जगह पर इकोनॉमी है। आप क्या खा रहे हैं, कहाँ आप निवास करते हैं। अगर आप मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, वहां से अगर यहाँ जीटीबी नगर क्लासरूम तक आने का आपका डिसीजन था, तो किस व्हीकल, किस वाहन के माध्यम से आप आए, आपका हर एक निर्णय इकोनॉमी से प्रभावित है। आपने किस कंपनी के जूते पहने हैं, किस कंपनी के आप बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की सेवाएं आप लेते हैं। आपके पिता अगर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनके द्वारा अपनी खेत में किस फसल को बोने का निर्णय लिया गया। अगर आप पार्लर, सलून या जिसे आम हम नाई की सुविधाएं बोलते हैं वो लेते हैं, तो उसमें भी आपकी इकोनॉमी काम करती है। तो हर जगह इकोनॉमी है, सिर्फ व्यक्ति के जीवन में नहीं, समाज में भी है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी आज के समय में इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डिप्लोमेसी, है ना, अलग अलग तरह की डिप्लोमेसी आपने सुनी होगी ना। तो डिप्लोमेसी में हम आर्थिक प्रभाव सृजित करके भी दूसरे राष्ट्र को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। आपने बार बार सुना होगा कि चाइना के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो हर जगह अर्थव्यवस्था है। इवन ये छोड़िए, अगर आपने इस क्लास को अटेंड करने का डिसीजन लिया है, वहां भी अर्थव्यवस्था काम करे। कैसे? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं ये क्लास अटेंड करने गया, मेरा इतना समय जाएगा और इतने समय में मुझे ये सीख मिल सकती है। अच्छा, अगर यही समय मैं किसी दूसरे स्थान पर लगाऊं तो मुझे कितना आउटपुट मिलेगा। सब सोच विचार कर हम निर्णय लेते हैं। मैंने आपके माता पिता का एग्जाम्पल दिया, अगर वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि फसल उगाने का जो निर्णय है वो किस आधार पर लिया जाता है? किस आधार पर लिया जाता है?
कितनी पैदावार हो सकती है, बाजार मूल्य क्या होने की संभावना है, उनका लाभ अगर वो ये अमुक फसल उगाते हैं तो कितना हो सकता है, इस आधार पर फसल उगाने का निर्णय लिया जाता है। तो एक आम व्यक्ति, चाहे वो गृहिणी हो, आम व्यक्ति हो, किसान हो, हर एक के जीवन में अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आवश्यकता है तो हमें उसे ध्यान से देखने और समझने की। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे तो अर्थव्यवस्था को लेकर जो डर है वो दिमाग से निकल जाएगा, और जब डर निकल जाएगा तो उसे समझना, है ना, और परीक्षा में जैसी मांग है उसके अनुरूप या उसी ढंग से उसे पढ़ना आपके लिए तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। इतना क्लियर है? साथ ही अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है जो दूसरे अनेक विषयों से जुड़ा हुआ है। कोई मुझे कुछ उदाहरण देकर बता सकता है कि अर्थव्यवस्था राजनीति से कैसे जुड़ा हुआ है? करंट अफेयर पढ़ते हैं, समसामयिकी। अमेरिका, यूएसए में चुनाव हुए। अच्छा, चुनाव से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव पड़ा? आप बार बार सुनते होंगे, अच्छा चुनाव का समय है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है। अब जरा सोचिए, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, उससे भारतीय सेंसेक्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भारत में चुनाव हो तो भारतीय सेंसेक्स या शेयर बाजार पर प्रभाव पड़े, ये समझ में आता है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था राजनीति से कितना गूढ़ ढंग से जुड़ी हुई है। एक और मैं सर्वे पढ़ रही थी कुछ समय पहले, सर्वे कुछ ऐसा बता रहा था कि जब ट्रंप की विजय होती है अमेरिका में, तो भारतीयों के द्वारा एक प्रश्न अत्यधिक संख्या में गूगल किया गया। वो क्या था? इमिग्रेशन पॉलिसीज। क्योंकि ट्रंप प्रशासन की रणनीति ऐसी है कि वो बाहर से लोगों को अपने यहाँ कम आने देंगे, तो किस तरह की इमिग्रेशन या प्रवासन नीतियां उनके द्वारा अपनाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ से लोग रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर, दूसरे देश, और उनमें से एक क्या है? यूएसए। तो आप देख रहे हैं कि राजनीति और अर्थव्यवस्था कितने घनिष्ठ ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या भूगोल, जो आप थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, क्या उसका अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नजर आता है? कैसे? क्या उत्पादन होगा, किस क्षेत्र में किस तरह के संसाधन मिलेंगे, क्या सारे कहीं हम एक ही फसल की खेती कर सकते हैं, क्या खनिज संसाधन हर स्थान पर मिलते हैं, क्यों कोयला और लोहा कुछ ही स्थानों पर मिलता है। तो ये कुछ ही स्थानों पर मिलना या उनकी अवस्थिति या जलवायु दशाएं किससे प्रभावित है? भूगोल से या ज्योग्राफी से। और वही भूगोल वहां की अर्थव्यवस्था को बनाने में भी योगदान दे रहा है। समाज से तो अर्थव्यवस्था जुड़ी ही हुई है। आप देखोगे सोसाइटी में, यूपीएससी ने गिग इकोनॉमी आपसे पूछा है सोसाइटी पेपर में। गिग इकोनॉमी क्या होता है? गिग, हाँ बिल्कुल, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी इत्यादि इत्यादि, ये प्लेटफॉर्म कर्मी है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, किसी भी कंपनी से ये स्थायी तौर पर नहीं जुड़ते। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिले कि लोग अस्थायी तरह के रोजगारों की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी सेवा देते हैं कुछ निर्धारित समय के लिए, तो एक टर्म यूज की जाती है गिग इकोनॉमी। अब इकोनॉमी पूछा कहाँ जाना चाहिए? पेपर 3। लेकिन गिग इकोनॉमी पूछा कहाँ गया है? सोसाइटी पेपर 1 में। तो ये तो हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बाकी समाज कैसा होगा, उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया कहीं ना कहीं उस समाज की अर्थव्यवस्था के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को तो आज के समय में हम अलग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम विकास नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। यानी विकास हमारा ऐसा हो जिसमें हम किसको? पर्यावरण को भी साथ लेकर चले, पर्यावरण को जो होने वाला नुकसान है उसे कम से कम कर पाए। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि अर्थव्यवस्था हर एक स्थान पर है। अर्थव्यवस्था सिर्फ अर्थव्यवस्था जिसे हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एज ए डिसिप्लिन पढ़ते हैं, वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। एक व्यक्ति क्या सोचता है, परिवार क्या सोचता है, समाज क्या सोचता है, और एक राष्ट्र किस आधार पर निर्णय लेता है, ये भी किससे प्रभावित होता है? अर्थव्यवस्था से प्रभावित होता है। अब जिस अर्थव्यवस्था की हमने इतनी बात कर ली, अगर आपको उसे परिभाषित करना हो तो आप क्या कहेंगे? जैसे हर विषय की अपनी एक परिभाषा होती है, आपने इतिहास पढ़ा होगा, अभी कुछ समय पहले आपका किसको लेकर सेशन हुआ है? पॉलिटी, आईआर को लेकर सेशन हुआ है, कुछ समय बाद भूगोल को लेकर होगा। हर विषय की अपनी एक परिभाषा होती है, मोटा मोटा समझ होती है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही। वितरण, उत्पादन का अध्ययन, बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, मैंने अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया, अर्थशास्त्र का नहीं किया। क्यों?
क्योंकि मेरा मन कर रहा था ऐसा करने का, या इसके पीछे कोई तर्क है? क्या तर्क है बताइए, क्या तर्क है? बिल्कुल, कारण इसका सिंपल सा ये है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़ना है वो है अर्थव्यवस्था, हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है। तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। वो स्टूडेंट जो एकेडमिक्स में इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं वो मुझे अंतर बताएंगे। तो क्या अंतर समझ में आता है? इकोनॉमी जब हम शब्द यूज करते हैं और इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? देखिए, प्रभावी रणनीति कैसी होनी चाहिए इनका प्रश्न था। प्रभावी रणनीति के दो पहलू हैं, एक तो क्या पढ़ना है और दूसरा कैसे पढ़ना है। तो ये जो मैं सारी चर्चा कर रही हूं इसका अर्थ है हम बात कर रहे हैं हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि सामान्यतः तो कंफ्यूजन यही होता है। हम डरते भी इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना, हमें यही पता नहीं चल रहता या पता चल ही नहीं पाता तैयारी के क्रम में कि हमें इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमी पढ़नी है। तो अब बड़ा प्रश्न ये है कि चलिए मैंने बता दिया कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमी पढ़नी है। तो इकोनॉमी है क्या और इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों में क्या अंतर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत ही सही और सटीक अंतर बताया। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? सिद्धांतों की बात करते हैं, थ्योरीज की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग की बात करते हैं। समझ में आया अंतर? बहुत ही कॉम्पैक्ट था। कोई बता सकता है कि अच्छा इस अंतर से हम ये समझ गए हैं, कुछ क्लैरिटी हुई? देखिए, अर्थशास्त्र की जब हम बात करें तो एक क्लासिकल प्रश्न बनता है जिसको ये डील करता है। प्रश्न क्या है? संसाधन सीमित है, सुना है ये आपने? संसाधन सीमित है और इच्छाएं अनंत हैं। अब संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर कौन ढूंढता है? अर्थशास्त्र। संसाधन सीमित है। संसाधन क्या होते हैं? अगर इकोनॉमी की भाषा में हम बात करें तो भूमि है, श्रम है वो एक संसाधन है, पूंजी है वो एक संसाधन है। संसाधन सीमित है लेकिन इच्छाएं असीमित हैं, इच्छाएं अनंत है। आवश्यकता और इच्छा में अंतर होता है। मेरी आवश्यकता है कि मुझे भर पेट पोषण युक्त खाना मिल जाए, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि काश ये खाना मैं 5 स्टार होटल में बैठकर खाऊं तो ये आवश्यकता से क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगी, है ना। तो संसाधन सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं। तो सीमित संसाधनों का इस्तेमाल जब हमें बढ़ती हुई और असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा कि हम कैसे विवेकपूर्ण ढंग से, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इन संसाधनों का इस्तेमाल करें कि सभी की इच्छाओं को हम जितना हो सके उतना पूरा कर पाएं। तो जब हमें ये करना है तो हम क्या करेंगे? उत्पादन के नए तरीके हमें खोजने पड़ेंगे, हमें नए सिद्धांत, नए थ्योरीज पर काम करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है? ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में। और जब हम उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग की बात करते हैं कि ठीक अब उत्पादन हो रहा है, वितरण हो रहा है, लोगों के द्वारा उपभोग हो रहा है, तो जो पैटर्न है जब हम उसे पढ़ें तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो जो इन्होंने बताया वो बात बिल्कुल सही थी कि अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पहलुओं की बात करता है और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग की बात कौन करता है? अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज्यादा सिद्धांत या थ्योरीज में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? व्यवहारिक इकोनॉमी, कि आज कैसे उत्पादन हो रहा है, कैसे वितरण हो रहा है, लोग कैसे चीजों का उपभोग कर रहे हैं, क्या पूरा पैटर्न हमें समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्लैरिटी क्या मिली कि हमें इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि क्या पढ़ना है? इकोनॉमी पढ़ना है। अब एक प्रश्न बड़ा जटिल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? सुना है, समष्टि और व्यष्टि अर्थव्यवस्था। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी खोज लेते हैं। क्या लगता है हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, समष्टि या व्यष्टि अर्थव्यवस्था, और दोनों में अंतर क्या है? माइक्रो या व्यष्टि इकोनॉमी, जब एक व्यक्ति, एक उद्यम
के स्तर पर हम बात करें कि उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया, जैसे एक व्यक्ति आप हैं, आप क्या खरीदेंगे तो आपने निर्णय लिया, कुछ सोच समझ काम कर रही है। आपकी एक इंडस्ट्री है, आप क्या उत्पादन करेंगे, कुछ सोच समझ काम कर रही है, आपने निर्णय लिया तो किसी आधार पर लिया होगा। तो जब हम एक व्यक्ति, एक उद्यम, एक फर्म इत्यादि के लेवल पर, यानी जब हम छोटे स्तर, छोटी इकाइयों के लेवल पर बात करें तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? माइक्रो या व्यष्टि इकोनॉमी की। और समष्टि मतलब जब हम बड़े स्तर पर, यानी जब हम सरकार की बात करें, है ना, संस्थान जैसे हम आरबीआई की बात करें, सरकार की नीति जैसे राजकोषीय नीति हो गई, आरबीआई की नीति जैसे मौद्रिक नीति हो गई, हम राजकोषीय घाटे की बात करें, मुद्रास्फीति को भूल सकते हो आप? नहीं ना। तो जब हम इन्फ्लेशन की बात करें, इस तरह के बड़े स्तर की चीजों की जब हम बात करें तो हम कहते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमी की। तो हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो इकोनॉमी से ज्यादा जरूरी क्या है? मैक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र से ज्यादा जरूरी क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि में भी कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन जितना जरूरी है उतना, उससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले ये समझ में आया कि क्या पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि क्या पढ़ना है? इकोनॉमी। अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पढ़ना है, और अर्थव्यवस्था में भी व्यष्टि नहीं बल्कि समष्टि अर्थव्यवस्था होगी जो हमारे फोकस में रहेगी। इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या कहता है। कितने लोगों ने सिलेबस देखा है? अपने हाथ उठाएंगे। ये मुश्किल कोशिश जिसने की है वो हाथ उठाएं। ठीक है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या कहता है? स्क्रीन पर नहीं देखेंगे, चीटिंग अलाउड नहीं है, ना यूपीएससी एग्जाम में अलाउड है, ना क्लास में अलाउड है। क्या कहता है सिलेबस? कितना संक्षिप्त ढंग से यूपीएससी ने प्रीलिम्स का सिलेबस दिया है। सिलेबस क्या कह रहा है देखिए जरा। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। अब आप सोचेंगे कि मैम प्रीलिम्स में तो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बजटिंग से भी पूछ लिए जा रहे हैं, पूछे जाते हैं ना, सरकार का बजट निर्माण प्रक्रिया और इससे जुड़े हुए प्रश्न, मुद्रास्फीति से भी पूछ लिए जा रहे हैं, पूछे जाते हैं। पेपर देखे हैं? चलिए, सिलेबस ही नहीं देखा तो पेपर कैसे देखेंगे? कोई बात नहीं। अच्छा, जिन लोगों ने देखा है वो समझ रहे होंगे। बीओपी, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये सारे टॉपिक तो इस सिलेबस में दिए ही नहीं गए हैं, तो यूपीएससी प्रश्न क्यों पूछ रही है यहां से? ये प्रश्न उठ रहा है मन में। बात यह है कि यहां पर जो सिलेबस यूपीएससी ने प्रीलिम्स का दिया है ये काफी कॉम्पैक्ट या संक्षिप्त सिलेबस है। इसीलिए कहा कि सिलेबस और पाठ्यक्रम को देखना पहली आवश्यकता है। आपको सिलेबस को तोड़ना पड़ेगा। जब हम आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े हुए जितने सारे पहलू हैं वो इसी एक टर्म में आ जाते हैं। तो जितने सारे टॉपिक इसके अंडर आएंगे हमें सब पढ़ना पड़ेगा। सतत विकास अभी बताया था, गरीबी और उससे जुड़े हुए जो टॉपिक है। समावेशन का अर्थ क्या होता है? जब हम सबको साथ लेकर चले, यानी जो निचले तबके के लोग हैं, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जो नीचे हैं, उनको भी हम साथ लेकर चले तो हम क्या कहते हैं? इस तरह के विकास को समावेशी विकास। तो उससे जुड़े हुए जितने पहलू हैं, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, है ना, साथ ही सामाजिक क्षेत्र में जितनी पहल शुरू की गई हैं। तो ये सिलेबस जो देखने में काफी कॉम्पैक्ट लग रहा है, इसमें जितने सारे टॉपिक हैं, जैसे राष्ट्रीय आय लेखांकन हो गया, सरकार की बजटिंग प्रक्रिया हो गई, शेष विश्व से हमारा लेन देन हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, समावेशी विकास हो गया, सतत विकास हो गया, सरकार के द्वारा शुरू की गई पहले हो गई, ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं इस कॉम्पैक्ट या संक्षिप्त सिलेबस में समाये हुए हैं। तो मैंने पहले ही, जब आप लोगों ने मुझे कहा कि हम इस सेशन में ये उम्मीद कर रहे हैं, तो मैंने एक बात बोली थी कि 45 to 50 मिनट में हम इतनी सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हमें अप्रोच या रणनीति मिल सकती है। तो सबसे पहली और जरूरी बात, सिलेबस से हमें क्या पता चल रही है कि प्रीलिम्स का सिलेबस काफी कॉम्पैक्ट है, संक्षिप्त है। अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी सही रखना चाहते हैं तो पहले सिलेबस को तोड़िए, और कौन कौन से सब पार्ट आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, फिर एक एक को उठाइए और उनकी तैयारी कीजिए। अब हम आते हैं मेंस पर। ये देखिए मेंस,
अब मेंस का सिलेबस यूपीएससी ने काफी डिटेल में दिया है, एक एक यूनिट यहां पर क्लियर की हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन जुटाना, प्रगति, रोजगार, जितने भी विषय हैं, ठीक है। इसके बाद समावेशी विकास, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, अब कृषि को लेकर, मुख्य फसलों को लेकर जो आर्थिक पहलू हैं, जिसमें सब्सिडी हो गया, सिंचाई प्रणाली हो गई, फसल पैटर्न, एमएसपी आप सभी ने सुना होगा, जन वितरण प्रणाली का लाभ बहुत सारे परिवारों को मिल रहा होगा, पीडीएस का, ये सारे टॉपिक इसके तहत आ जाते हैं। अगली यूनिट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उससे जुड़े हुए जितने भी सारे पहलू हैं। क्या होती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? जो फूड को प्रोसेस करे और प्रोसेस करके, प्रसंस्कृत करके उसमें वैल्यू एड या मूल्यवर्धन करे, उस तरह की इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। चिप्स सब खा रहे हैं, जैम सब खा रहे हैं, अचार सब खा रहे हैं, केचप सब यूज कर रहे हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। तो उससे जुड़े हुए जितने भी सारे स्कोप हैं, सारी चीजें यहाँ पर सिलेबस में दी हैं। लैंड रिफॉर्म हम सभी ने सुना है। इसके बाद एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उससे जुड़े हुए सारे पहलू यहां पर हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। और साथ ही अवसंरचना और निवेश मॉडल। अवसंरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना अच्छा किसी राष्ट्र की अवसंरचना होती है, उस राष्ट्र की प्रगति भी उतनी ही प्रभावी ढंग से होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था को चलने के लिए या गति करने के लिए आधार देता है। रोड, रेलवे, है ना, नागरिक उड्डयन जिसे सिविल एविएशन कहते हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब किसके तहत आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आता है। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही इन्वेस्टमेंट मॉडल, निवेश मॉडल हमारे क्या है? आपने सुना होगा कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, और मुख्यतः अवसंरचना के मामले में आपने ट्रिपल पी सुना है कहीं? पीपीपी क्या है इसकी फुल फॉर्म? दो टर्म्स मुझे सुनाई दे रही हैं, एक है परचेजिंग पावर पैरिटी और एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो परचेजिंग पावर पैरिटी का यहां से कोई लेना देना नहीं है, यहां क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर 7 परियोजनाओं को पूरा करते हैं। तो किस तरह से वो निवेश करते हैं? तो इस आधार पर अलग अलग तरह के निवेश मॉडल हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि सिलेबस को ध्यान से देखना है। प्रीलिम्स के सिलेबस को भी ध्यान से देखना है और मेंस के सिलेबस को भी ध्यान से देखना है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। थोड़ी ऑब्जर्वेशन वहां से भी मिले, क्योंकि प्रश्नों को देखना भी जरूरी है। क्योंकि सिलेबस तो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि ठीक है, देखिए ये टॉपिक है, यहां से हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन एक यहां से मुझे आवाज आई थी जिन्होंने कहा था कि अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो किस प्रकार के पूछे जाएंगे, कितना गहराई में जाकर हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसका उत्तर हमें कहां से मिलता है? सिलेबस तो पूरा सिलेबस है। अब क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना गहराई में पढ़ना है, इसका उत्तर कौन देता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, सारे प्रश्न हम नहीं देखेंगे। जैसे चलते हैं हम आगे और देखते हैं प्रश्नों को। ये देखिए, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऊपर ध्यान देना, हर एक प्रश्न के ऊपर लिखा गया है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो ये सिंपल क्या है? कंसेप्ट या अवधारणा आधारित प्रश्न। प्रश्न क्या है? वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगी, ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट सिंपल एक है कि असेट क्या होती है, परिसंपत्ति क्या होती है और लाइबिलिटी क्या होती है, देनदारी क्या होती है। असेट लाइबिलिटी सुना है आपने? असेट क्या होती है? जो आपको रिटर्न दे, वही है जो भविष्य में आपको प्राप्त हो जाए, वो क्या है? आपकी असेट है। और लाइबिलिटी क्या है? दोस्त से उधार लिया है, क्या है वो? आपकी लाइबिलिटी है। तो असेट और लाइबिलिटी का अगर सिंपल कंसेप्ट आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो यही कंसेप्ट बैंक को लेकर भी है। बैंक अगर किसी को उधार दे रहा है जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा, भविष्य में मूलधन भी मिलने की उम्मीद है, तो ये बैंक की क्या हो गई? असेट। मैं, आप, हम सब बैंक में अपना धन डिपॉजिट करके आ रहे हैं। क्यों करके आ रहे हैं? ताकि हमें रिटर्न मिले, जब आवश्यकता हो वो धन हम
ले लें, तो वो बैंक की क्या हो गई, लायबिलिटी। बहुत सिंपल फंडामेंटल कंसेप्ट है जिस पर आधारित ये प्रश्न पूछा है। क्या कहा गया है, वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति या असेट में क्या शामिल नहीं है। अब जरा देखिए, डिपॉजिट मैंने क्या बताया था, हम जो डिपॉजिट बैंक में कर रहे हैं वो बैंक की क्या है, लायबिलिटी है, असेट या परिसंपत्ति नहीं है। तो अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बट प्रश्न के उत्तर से ज्यादा जरूरी नेचर ऑफ क्वेश्चन को देखना है, तो सबसे पहले कंसेप्ट आधारित प्रश्न आपसे यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, इसी साल ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्थिक गतिविधियां, कृषि उत्पाद का भंडारण, डेयरी फार्म, खनिज की खोज, कपड़ा बुनाई, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक। मतलब किस तरह की आर्थिक गतिविधि को हम कौन से सेक्टर में शामिल करेंगे। आपने सुना होगा प्राथमिक, द्वितीयक और 3 क्षेत्रक होते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज को हम अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, तो उसी का युग्म बनाकर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रश्न बहुत ही बेसिक अवधारणा से पूछा गया था, लेकिन प्रश्न में ट्विस्ट ये था कि जब आप आंसर की देखेंगे तब ऑप्शन नंबर 3 को लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो एक बार के लिए कंफ्यूजन को हम साइड करते हैं। समझना यह है कि यूपीएससी के द्वारा आज भी अच्छी खासी संख्या में प्रीलिम्स में कंसेप्चुअल या अवधारणात्मक तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, आगे देखिए, ये भी इसका अर्थ क्या निकलता है कि हमें कंसेप्ट्स को, अवधारणाओं को अच्छे से पढ़ना है। ये देखिए, वस्तु है किसान का हल, कंप्यूटर है ना, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, पेट्रोल। और पूछा क्या गया है, किसे हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे और किसे हम फिक्स कैपिटल कहेंगे। जो फिक्स तरह की कैपिटल है वो क्या होती है, जैसे मशीन, उपकरण इत्यादि हो गए। अगर उनमें निवेश किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर तरह का निवेश। एक बिजनेस चलाने के लिए डेली आपको दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, लाइक पेट्रोल की आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता है। इस तरह की चीजों के लिए जो पूंजी इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का क्या अंतर है, उस आधार पर यह प्रश्न बनाकर आपसे पूछ दिया गया है। तो सिंपल सा सबसे पहला मैसेज ये है कि सिलेबस को अच्छे से देखो, तोड़ो उसे कि कौन कौन सी सब यूनिट्स उसके तहत आएंगी। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखो। यहां पर सारे प्रश्न नहीं दिखाए जा सकते, टाइप ऑफ क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो कि ठीक है यूपीएससी कंसेप्चुअल तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। अच्छा, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनमें कितनी गहराई तक जाकर आपसे प्रश्न किया जा रहा है, ताकि आप अपना पढ़ने की जो डायरेक्शन है वो भी उसी तरह से निर्धारित कर पाओ। क्योंकि इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा झंझट है वो ये है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि कितनी गहराई से पढ़ना है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सरफेस से पढ़कर निकल जाते हैं। अगर थोड़ा भी सही प्रश्न पूछ लिया गया तो टॉपिक तो पढ़ा है लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। कुछ लोग इतनी गहराई में जाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कुछ ही टॉपिक्स में वो पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन उससे आपका समय का प्रबंधन नहीं हो पाता। इसलिए नेचर ऑफ क्वेश्चन और कितनी गहराई में जाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दोनों का विश्लेषण होना जरूरी है। तभी क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, इसका उत्तर आपको मिल पाएगा। आगे देखिए जरा कुछ और प्रश्न। ये भी लीगल टेंडर एक कंसेप्ट है, उस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। सिर्फ यूपीएससी आपसे सीधे और स्पष्ट प्रश्न नहीं पूछ रही है, इकोनॉमी में आपसे अप्लाइड प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अप्लाइड मतलब कोई कंसेप्ट है, उसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग आपसे पूछ लिया गया है। जरा देखिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाया जाता है तो सिंपल है, अब आपको यह बताना है कि अगर ब्याज की दर घटती है, इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पर आपको उधार मिलता है, अगर वो रेट कम हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग ज्यादा उधार लेंगे क्योंकि कम ब्याज देना है। उधार लेंगे तो वो अर्थव्यवस्था में या तो खर्च करेंगे, या बिजनेस वगैरह उधार लेते हैं तो पैसा उधार लेकर क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो निवेश बढ़ेगा या खर्च बढ़ेगा। तो एक ऑप्शन जो मैच कर रहा है वही हमारा उत्तर है। तो आपको ओवरऑल इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए कि क्या कैसे काम करता है। उसके आधार पर अगर फिर आपसे कोई अप्लाइड प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उसका उत्तर देना है। करंट अफेयर आधारित प्रश्न, जब ये प्रश्न पूछा गया तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट काफी अधिक चर्चा में रहा था, तो सीधा करंट अफेयर से उठाकर प्रश्न पूछ लिया गया है। ये देखिए, मेंस में हम आते हैं। मेंस में बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न, जरा देखिए प्रश्न संख्या 2, पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए और इनके संगठकों को समझिए। बिल्कुल बेसिक जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमी का, वहां से उठाकर प्रश्न पूछ लिए गए हैं। और भी प्रश्न है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है।
तो आपने सुना होगा कि एक बाजार अर्थव्यवस्था होती है, एक समाजवादी, एक मिश्रित तरह की अर्थव्यवस्था। बेसिक कंसेप्ट है, ये तो हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं ना, है ना, कार्ल मार्क्स वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो सिंपली वहां से प्रश्न पूछ दिया गया है, ये देखिए, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां से इंसाइट मिलती है कि इकोनॉमी में करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ना कितना जरूरी है, और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं अपितु मेंस के लिए भी। जरा देखिए, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया? वी आकार, वी शेप क्या बताती है? अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गिरी और तेजी से उठी। अब आप जरा बताइए, क्या इस प्रश्न का उत्तर आप रटकर दे सकते हैं? आपको समझ होनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, तभी आप बता पाओगे कि देखिए ये ऐसे पहलू हैं जिनसे पुष्टि होती है कि अर्थव्यवस्था वी आकार से पुनरुत्थान कर रही है, लेकिन ये बाधाएं हैं। लेकिन कब बता पाओगे? जब अर्थव्यवस्था की समझ अच्छी होगी, कंसेप्ट क्लियर हो, प्लस करंट अफेयर को आप लिंक कर रहे हो। इसी तरह से और प्रश्न आप देखिए, हाल ही के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। तो हाल ही के दिनों में मतलब सीधा प्रश्न कहां से पूछा गया है? करंट अफेयर से पूछा गया है। डायनामिक क्वेश्चंस भी हैं। डायनामिक मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। कुछ भी जो मैंने बताया वो सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि बताना था, बल्कि उसका एक उद्देश्य है। जरा ये प्रश्न पढ़िए, देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यह नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, जन्म के समय कोई व्यक्ति कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो टर्म क्या यूज होती है? जीवन प्रत्याशा। बड़ी है स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन स्तर सब में वृद्धि के चलते, है ना। आप देखोगे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इकोनॉमी में। समझ पा रहे हो आप चीजों को, कि सिर्फ आप ये सोचें कि ठीक है ये 4-5 चीजें हम पढ़ के चले जाते हैं, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो पढ़ा है वहीं से प्रश्न आ जाएंगे, तो ये उचित नहीं है, ये सोच ही सही नहीं है। कारण क्या है कि जिस तरह के प्रश्न यूपीएससी बना रही है, आपको अपने दिमाग के जो हॉरिजन्स है उनको ओपन रखना पड़ेगा। किसी भी टर्म को दूसरी के साथ जोड़ दिया गया, विषयों को आपस में जोड़ दिया गया। आपको क्या सीखना है? आपको एक तो सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, दूसरा अभ्यास होना चाहिए। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, टेस्ट में आपने टेस्ट लिखे हैं, ताकि आप मेंटली तैयार हैं कि किसी भी तरह का प्रश्न आए मैं उसे टैकल कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन तो बहुत है, समय सीमित है। ऑब्जर्वेशन जब आप मेंस को लेकर देखोगे, तो मेंस के क्वेश्चन स्पेसिफिकली देखोगे, आप पता कर पाओगे कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो यूपीएससी की मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पसंदीदा यूनिट्स हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, और मेंस के लिए पढ़ना है तो कौन से टॉपिक्स। आप देखोगे एग्रीकल्चर जो यूनिट है उससे साल दर साल 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जरा देखिए, जितने सारे प्रश्न हैं, सभी नहीं है, कुछ मैंने शामिल किए, सारे कहां से हैं? एग्रीकल्चर से हैं। इसी तरह से आप देखोगे जितने क्वेश्चन हैं, इसी तरह से आप देखोगे और आप पाओगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसकी हमने बात की थी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से भी यूपीएससी के द्वारा काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं मुख्य परीक्षा में। तो मैसेज सिर्फ इतना है कि सिलेबस को अच्छे से देखिए, उसे तोड़िए, कौन सी सब यूनिट्स उसके तहत आती हैं उसे पकड़िए और उसके आधार पर तैयारी कीजिए। अब उस सिलेबस में या उन यूनिट्स में से कौन सी यूनिट कितनी जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, कितनी जरूरी है मेंस के लिए। अगर आपको एक गिवन टॉपिक को पढ़ना है तो कितनी गहराई तक पढ़ना है, इसका आइडिया आपको कहां से लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अब इस हेतु आप देखोगे चैनल पर बहुत सारे विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण को लेकर वीडियोस हैं, आप उनकी सहायता भी ले सकते हैं। आप चाहो तो अपने स्तर पर भी विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है अधिकांश लोग आप लोगों में से नए हैं, तो अपने स्तर पर विश्लेषण कर पाना, प्रश्नों को समझ पाना आप लोगों के लिए जटिल रहेगा। तो पहला काम करना है, सिलेबस को समझो और किसी भी वीडियो के माध्यम से विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को समझने की या विश्लेषण करने की कोशिश करो। जब करोगे तो 2-3 चीजें समझ में आएंगी जो यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई हैं कि अर्थव्यवस्था की तैयारी का मर्म क्या है। हमने 3-4 बातें अभी तक क्लियर की कि हमें इकोनॉमिक्स नहीं क्या पढ़ना है, इकोनॉमी, और उसमें भी माइक्रो से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैक्रो। साथ ही हमने ये भी बात की कि सिलेबस को समझना जरूरी है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि हमें क्या
पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे पता चलता है कि कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कौन से चरण के लिए जरूरी है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। अब यहीं से कुछ और भ्रांतियां हैं जिनका निवारण मैं करना चाहूंगी। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक चीज जो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आती होगी वो क्या है? डेटा। क्या ये वास्तव में है? लोगों ने समझ लिया, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं बात कर रही हूं, कि इकोनॉमी मतलब डेटा या आंकड़े, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। अब जब मैं कह रही हूं कि वास्तव में ऐसा नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूं कि यूपीएससी द्वारा कभी आपसे कोई आंकड़ा पूछा ही नहीं जाएगा या मुख्य परीक्षा में आपको कोई आंकड़ा इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, यहां पर सिंपली कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था को आंकड़ों तक सीमित नहीं करना है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में जो आंकड़े आपको इस्तेमाल करने होते हैं वो बहुत ही वृद्ध स्तर के आंकड़े होते हैं, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। लाइक प्रीलिम्स में यूपीएससी ने आपसे क्या पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अब आप अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो भाई कहीं 11 से 12% के आसपास है ना, कि हमारी जीडीपी के सापेक्ष जो हमारा कर संग्रह है वो कुल कितना है। तो जीडीपी अगर 100 है तो कर संग्रह कितना है? 11 से 12%। अच्छा, आपको एटलीस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो तो पता होना ही चाहिए ना, है ना, कि ऋण और जीडीपी सेम उसी तरह से जैसे कर और जीडीपी देखा तो फिलहाल हमारा 80% के आसपास चल रहा है। इसे भी छोड़िए, आप एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, 3.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। ये तो पता होना चाहिए कि 2030 तक हम विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाह रहे हैं? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। परचेजिंग पावर पैरिटी या खरीदने की क्षमता के आधार पर तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अब से लगभग 1 दशक पहले ही बन चुके हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रही हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो 23-24 का आंकलन क्या कहता है, क्या है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट? 8.2% के आसपास। ये तो पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा लगभग हमारा कितना है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। मोटा मोटा यहां पर जो बातें मैंने की, इससे सिर्फ मैं आपको ये मैसेज देना चाह रही हूं कि कुछ आंकड़ों को देखकर हमें लगता है कि इकोनॉमी मतलब आंकड़े। आपको सिर्फ कुछ ही आंकड़े याद रखने हैं जो आपको वैसे भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही व्यापक स्तर के आंकड़े हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी ने कभी भी बहुत डिटेल में जाकर आपसे कोई आंकड़ा नहीं पूछा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, और आप तो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत का राजकोषीय घाटा कितना है, ग्रोथ रेट कितनी है, डेट टू जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो सिर्फ मैसेज ये है कि आंकड़ों से डरना नहीं है, जितना जरूरी है उतना आंकड़ा पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आई थिंक इतने आंकड़े या इससे कहीं ज्यादा आंकड़े तो आपको इतिहास में पढ़ने पड़ते हैं, पॉलिटी में हमें कुछ अनुच्छेद ध्यान में रखने पड़ते हैं ना। तो कुछ आंकड़े तो हर विषय की आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता इकोनॉमी के लिए भी है। उससे ज्यादा आपको अर्थशास्त्री नहीं बनना है, आपको परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। तो कितने आंकड़े पढ़ने हैं, कौन से आंकड़े पढ़ने, इसका निर्णय बड़ा ही सोच विचार कर लेना है। तो बिल्कुल डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ डेटा ही जरूरी नहीं है, जरूरी है अवधारणात्मक स्पष्टता। अगर मैं आपसे बोलूं राजकोषीय घाटा, जो कि मैंने बोल दिया फ्लो में, जब मैं बोलूं राजकोषीय घाटा तो आपके मस्तिष्क में तस्वीर बन जानी चाहिए कि देखिए भाई ये है राजकोषीय घाटा। जब मैं बोलूं डेट टू जीडीपी रेशो तो इस अवधारणा का अर्थ क्या है आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। हम रोज सुनते हैं फूड इन्फ्लेशन, टमाटर कभी 100 रुपए केजी से ज्यादा पहुंच गए, कभी प्याज, कभी XYZ, कोई भी चीज आजकल तो 100 रुपए से केजी से सस्ता कुछ मिलता ही नहीं है। तो जब इन्फ्लेशन कोई बोले तो आपके दिमाग में पिक्चर स्पष्ट होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या है। क्या है इन्फ्लेशन? मूल्य स्तरों में वृद्धि, या फिर मूल्य स्तरों में वृद्धि दूसरा एक पहलू और भी है, जब किसी मुद्रा की खरीदने की क्षमता कम हो जाए। दोनों का अर्थ एक ही है ना। पहले जो चीज आप 100 रुपए में खरीद पा रहे थे वो खरीदने के लिए 200 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 100 रुपए की खरीदने की क्षमता कम हो गई। या हम ये भी कह सकते हैं कि चीजों का औसत मूल्य बढ़ गया। इसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। हम सभी जिससे पीड़ित हैं। जर्मनी के एक बैंकर है जिन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन क्या है? टूथपेस्ट की तरह, निकल तो जाता है बाहर लेकिन वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। तो सेम चीज इन्फ्लेशन का है कि इन्फ्लेशन की शुरुआत तो हो जाती है लेकिन उसे कंट्रोल या नियंत्रित कर पाना हमारे लिए
काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए कि इकोनॉमी सिर्फ डेटा या आंकड़ों का विषय नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। यहाँ भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, यहाँ पर भी आपकी विश्लेषणात्मक दक्षता काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मेंस में आपके उत्तर अच्छे हों, प्रीलिम्स में जो ऑप्शन दिए गए हैं आप उनको अच्छे से विश्लेषित कर पाए और सही उत्तर तक पहुंच पाए। तो जब हम अवधारणात्मक स्पष्टता, विश्लेषण और आंकड़े तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों से मिलकर होती है आपकी अर्थव्यवस्था की तैयारी, और वो तैयारी जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर की क्या भूमिका, आपने प्रश्न तो देख ली। करंट अफेयर की क्या भूमिका है? करंट अफेयर से सीधा प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, प्लस अगर आपको अच्छे उत्तर देने हैं तो यूपीएससी कई बार आपसे पूछेगी नहीं, मुख्यतः मुख्य परीक्षा में, कि आप करंट आधारित उत्तर दें, लेकिन अगर आप उदाहरणों को शामिल कर पाते हैं तो आपका उत्तर बेहतर हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है करंट अफेयर में? आरबीआई के बारे में तो सब सुनते रहते, इतना सोना हम कहीं से ले आए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च हमारा बढ़ गया, सब टर्म्स सुन रहे हैं ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के संदर्भ में कुछ हुआ। ये सब क्या है? करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर आपको डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी जोड़ने हैं। अब करंट अफेयर को कवर करने की रणनीति क्या है? आप न्यूज़पेपर पढ़ें और साथ ही मासिक पत्रिका को भी पढ़ें, और साथ ही पढ़ें तो ये क्लियर रहे कि ये न्यूज आर्टिकल इस यूनिट से है, ताकि जब पढ़ें तो ये स्पष्ट रहे कि देखिए जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ ये इस स्थान पर इस्तेमाल हो सकता है। करते क्या है, हम करंट अफेयर अलग थलग पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन अलग थलग पढ़ रहे हैं, दोनों को जोड़ते नहीं है। तो एक बड़ा प्रश्न आता है कि पढ़ा तो सब है, करंट अफेयर भी पढ़ा है, लेकिन उस करंट अफेयर में जो हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल परीक्षा में कैसे करें, ये स्पष्टता नहीं आ पाती। तो इसके लिए सिंपल मैसेज है, जब भी पढ़े लिंक करके पढ़ें। जैसे पूंजीगत खर्च के बारे में कोई बात आई तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, सरकार बजट बनाती है, सरकार की प्राप्तियां होती हैं, सरकार का खर्च होता है, खर्च में एक खर्च होता है पूंजीगत तरह का खर्च। जब ये क्लैरिटी आपको रहेगी, फिर आप अगर उस टॉपिक को लिंक करके पढ़ोगे तो जो आप पढ़ रहे हो वो परीक्षा में इस्तेमाल हो पाएगा, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो जितना स्टैटिक इंपॉर्टेंट है उतना ही करंट अफेयर भी जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे जब भी करंट अफेयर को पढ़ें स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके पढ़ना है आपको। एक और बड़ा डाउट था कि पढ़ना क्या चाहिए। ठीक है, हमने समझ लिया कि हमें इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमी पढ़नी है, हमें मैक्रो या समष्टि अर्थव्यवस्था पर अधिक बल देना है। हमें यह भी समझ में आया कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रम अहम भूमिका निभाते हैं, तो उनका अच्छा विश्लेषण हमारे पास होना चाहिए। साथ ही हमें करंट अफेयर को भी कवर करना है और मेन टॉपिक से लिंक करके उसे पढ़ने या समझने की कोशिश करनी है। अब अगला सवाल यह है कि जिन मेन टॉपिक से हम लिंक करेंगे, स्टैटिक से लिंक करेंगे। स्टैटिक स्पष्ट करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो क्लासेस आपकी मदद करती हैं और दूसरा बुक्स, पुस्तकें। तो क्या स्रोत आप फॉलो कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, टॉपर्स की जब आप बातचीत सुनोगे तो एक चीज काफी स्पष्ट होती है, सीमित पुस्तकों को बार बार पढ़िए, संसाधन फैलाने नहीं है। तो मेरा बहुत ही बेसिक सा एक आम सुझाव होता है कि एनसीईआरटी देख लीजिए। कौन सी एनसीईआरटी? मैक्रो, समष्टि इकोनॉमी और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। समष्टि अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है, व्यष्टि में कुछ यूनिट्स होती है, बेसिक आप एनसीईआरटी डालोगे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको यही बुक मिलेंगी प्रमुखतः, है ना। व्यष्टि अर्थव्यवस्था उतना जरूरी है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होंगे जो आपको क्लासेस में बता दिए जाएंगे, उतना ही आपको कवर करने की आवश्यकता है। साथ ही क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वहां से क्लास नोट्स हैं, प्लस आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं। अगर इन चीजों को आप सही ढंग से कवर कर लेंगे तो इसके अलावा किसी अन्य स्रोत पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मार्केट में पुस्तकें असंख्य हैं, अलग अलग नाम से नई नई पुस्तकें आती रहती हैं, बट मसला ये है कि क्या आप सारी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, या क्या सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, इकोनॉमी ही पढ़ना है, या कुछ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो समय का प्रबंधन भी जरूरी है। सीमित अपनी सामग्री रखिए, उसी को बार बार अच्छे से पढ़िए, समझकर पढ़िए, पाठ्यक्रम से और प्रश्न पत्रों से लिंक करके पढ़िए। क्योंकि आज के समय में जितना मैं समझ पा रही हूँ, चुनौती ये नहीं कि बच्चों के पास विषय सामग्री नहीं है। पहले कहा जाता था कि हिंदी में उतना अच्छा कंटेंट नहीं है, अब ये बड़ा चैलेंज नहीं है। अब चैलेंज ये है कि इतनी सारी विषय सामग्री है, हम अपने आप को नियंत्रण में कैसे रखें।
एक बुक स्टोर के सामने से जाइए, 4 पुस्तकें खरीदने का मन करता, अपने मन को नियंत्रण में कैसे रखें और जो जरूरी है सिर्फ उसी तक केंद्रित कैसे रहें। तो जितना आपके स्रोत सीमित रहेंगे, जितना मल्टीपल रिवीजन होगा, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। तो अपने स्रोत, अपना जो कंटेंट है उसे फैलाना नहीं है, बल्कि सही ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। क्या पढ़ना है, जितना ये जरूरी है उतना ही जरूरी है कि किस प्रकार से पढ़ना है। तो स्टैटिक करंट को लिंक कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझिए, उसके आधार पर कितना गहराई में जाना है इसका निर्णय लीजिए। साथ ही सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समय समय पर अभ्यास भी जरूरी है। एक यूनिट आपने कवर की, देखिए इस यूनिट से प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बने हैं, मेंस में कैसे प्रश्न बने हैं, ताकि आप ये देख पाओ कि आपने जो पढ़ा है वो यूपीएससी की डिमांड को कितना सर्व कर पा रहा है। अगर उसमें कुछ कमी है तो अगली बार सुधार करके और पढ़िए। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अभ्यास जरूरी। और अभ्यास के लिए आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का सहारा भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर्स का भी सहारा ले सकते हैं। तो पढ़िए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास में जो गलतियां हैं, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कहा जाता है कि मैंने एक टेस्ट दिया, बाद में मैं बैठकर देखूं कि देखिए ये मेरे से गलतियां हुई। ये गलती इसलिए हुई क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मुझे आता नहीं था, ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं है, ये मुझसे आते आते गलत हो गया, यहाँ कुछ थोड़ा सा नॉलेज डेफिसिट था इसलिए गलती हुई। जहां जो कमी है उसमें सुधार कीजिए और फिर से पढ़कर अगला टेस्ट दीजिए। तो प्रैक्टिस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो सिर्फ पढ़ रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर पाता, मतलब उसे अपनी गलतियों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही और आपको यही नहीं पता कि आपकी कमियां क्या है, तो आप सुधार नहीं कर पाओगे और बिना सुधार के आपकी तैयारी कभी भी प्रभावी नहीं हो सकती। तो इकोनॉमी पार्ट पर हमें इतनी ही बात करनी थी। एक बार 1 मिनट में मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमने किस किस बारे में बात की। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? इकोनॉमी पढ़नी है और उसमें भी मैक्रो इकोनॉमी। हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर यह निर्धारित करना है कि कौन सा टॉपिक कहां पर जरूरी है, किसे कितना गहराई में पढ़ना है। हमारा जो काम है, क्या सीधे टॉपिक्स को पढ़ने से हो जाएगा या एप्लीकेशन आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं? क्या डायनामिक तरह के क्वेश्चन भी हैं? क्या जो हम पढ़ रहे हैं या जिस तरह से हम सोच रहे हैं वो परीक्षा की इस मांग को पूरा कर पा रहा है? ये संदेश आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ आंकड़े ही अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि आंकड़े, विश्लेषण और अवधारणात्मक स्पष्टता, ये सब मिलकर आपकी तैयारी को पूरा करेंगे। जब भी आप स्टैटिक पढ़ो, साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़े, उसे लिंक कीजिए किस टॉपिक से आप पढ़ रहे हो, है ना, कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, और साथ ही अभ्यास कीजिए। जहां तक बात है नोट्स की, जो विद्यार्थी नए हैं, अभी के लिए मेरा क्लियर सुझाव है कि आप नोट्स के फ्रंट पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पहले सिलेबस को अच्छे से समझिए, कुछ टॉपिक्स को समझिए, फिर आप नोट्स बनाने पर जाना। हाँ, अभी टीचर जो आपको क्लास में लिखवाए वो बिल्कुल आपके लिए नोट्स का काम करेगा। उसमें एक छोटा सा सुझाव है, साइड में जैसे इस तरह से अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा स्पेस आपको साइड में ऐड ऑन करने के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक डायनामिक तरह का सब्जेक्ट है। पिछली बार जितना राजकोषीय घाटा इस बार रहे हम नहीं कह सकते, पिछली बार जितनी जीडीपी ग्रोथ इस बार भी रहेगी हम नहीं कह सकते। मतलब चीजें बदलती हैं, इवॉल्व हो रही हैं। तो जो नया है उसे शामिल करने के लिए स्थान रहे, इस चीज पर आपको ध्यान देना है। तो अभी के लिए जो क्लासेस में लिखवाया जाए वही आपके लिए नोट्स का काम करेगा। अपने फ्रंट पर करंट अफेयर इत्यादि आप पढ़ रहे हैं, साइड में स्पेस छोड़ सकते हैं, वहां पर आप लिंक कर सकते हैं। जितना मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, अधिकांश आप लोग फ्रेश हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं। तो जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे तब आप नोट्स बनाने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो अभी के लिए क्या जरूरी है, स्टैटिक को अच्छे से पढ़िए, उस पर कमांड बनाइए, साथ साथ करंट अफेयर को भी थोड़ा देखते जाओ, है ना, इस पर काम करो। और पाठ्यक्रम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर स्पष्टता रखो, विश्लेषण आपके पास होना चाहिए। अभी के लिए आपको इन्हीं पहलुओं पर ज्यादा गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। सीमित समय था, सीमित समय में हम इतना ही जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर पाए। आई होप जिन जिन पहलुओं पर बात की है वो आप लोगों के लिए मददगार होगा, और जो चीज़ें बताई हैं आप अमल में लाने की भी कोशिश करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि सारे ही तो टीचर एक ही बात बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, सिलेबस को देख लो, वो मेन है। जरा सोचिए, बिना प्रश्न पढ़े आप लोग पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अब जिस दिन प्रश्न सामने आएगा, जिस दिन समझ में आएगा अच्छा इसके अलावा तो सब पढ़ा था,
होगी ना ये स्थिति। इसलिए जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस देखो, क्योंकि वहां से इंसाइट मिलती है। सिलेबस तो चलो फिर भी हम देख लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण नहीं होता। इसलिए एक गलती हम करते हैं, करंट अफेयर के बच्चों से जब मैं बात करती हूँ, हर एक तथ्य को याद करने की कोशिश करते हैं, कहीं नहीं इस्तेमाल होगा। जो जरूरी है उतना ही पढ़ो। अब जो जरूरी है, कितना जरूरी है, इसका उत्तर कहां से मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। तो रेयर केसेस के पीछे मत भागो कि कभी यूपीएससी ने एक ऐसा प्रश्न पूछ दिया था। जो सिलेक्शन होता है वो इन जनरल जो चीजें अगर आप उनको सही से कर लेते हैं तो उसी से सिलेक्शन होता है। एक दो रेयर प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं होता। वो तो किसी का लग गया उस समय पर कि आपने अनुमान लगाया, सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो जो मूलभूत चीजें हैं उन पर अपनी पकड़ बनाओ और उसके आधार पर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए, शांति से सारी बातें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।